अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने नेफ्टी के कोई कोर्स करना है और उसके लिए आपने एंट्री टेस्ट यानी स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, जिसको आप एनटीएस टेस्ट भी कहते हैं। तो उसके लिए जो आपका टेस्ट है उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है वो इंग्लिश का आता है, यानी इंग्लिश के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको उन एमसीक्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। वैसे होते तो बहुत आसान है, इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ होते हैं, मोस्टली प्रपोजिशन में से आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन के आते हैं। यानी एक सेंटेंस लिखा हुआ आता है, जिस तरह हम कहते हैं कि खाली जगह है, फिल इन दी ब्लैंक है, उस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको हर एक कैटेगरी के 10-10 एमसीक्यूज बताए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, हो सकता है यही आपके टेस्ट के अंदर भी आपको नजर आए। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी न्यू जॉब आएगी तो उसकी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी। और उस जॉब की प्रिपरेशन के लिए ऑथेंटिक जो मटेरियल है, यानी जो उसके टेस्ट की तैयारी के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो भी आपको बताई जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा पार्ट है वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। इसके 10 एमसीक्यूज होंगे और सेकंड वाले पार्ट में सिनोनिम होंगे, फिर एंटोनिम होंगे, फिर सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे। इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड आपको टॉप 50 एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। पहले वाला क्वेश्चन है, सना इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। यानी स्पाइडर हम कहते हैं एक परिंदा है, एक जानदार है। तो इस यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ आएगी, सना इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ये आपको पहला एमसीक्यू से नजर आ रहा है। इसके लास्ट पे आंसर भी आपको नजर आएगा, जैसे लिखा हुआ है, आंसर है डी इसका ऑफ। तो अगर आपको मेरे बोलने से कुछ समझ ना आए तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, एट ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा ना कि वो इस सब्जेक्ट में अच्छी है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं, तो उसके साथ हमेशा एट आता है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज़ गुड एट जनरल साइंस, ही इज़ गुड एट इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी कोई भी सब्जेक्ट है तो उससे पहले आपने एट लगाना होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल भी है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द मैन वाज चार्ज्ड डैश मर्डर। तो इसके साथ जो है वो सी आएगी प्रपोजिशन विद। द मैन वाज चार्ज्ड विद मर्डर, यानी हम इसको अगर नॉर्मल पढ़ें तो हम कोई भी और प्रपोजिशन लगा सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह के एमसीक्यूज देते हैं। तो अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपके लिए आसान होगा। द मैन वाज चार्ज्ड विद मर्डर, इसका आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश ड्राइंग। तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन आएगी, शी इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, यानी वो ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ही डाइड डैश कैंसर। तो यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आएगी, ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी वो कैंसर की वजह से वफात पा चुकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लीज लिसन डैश मी। तो यहाँ पे टू मी आएगा, टू प्रपोजिशन ठीक है, प्लीज लिसन टू मी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में इंग्लिश के सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे। सो एक दफ़ा इनको रिवाइज कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई एम फोन्ड डैश रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे जो फोन्ड है इसका मतलब है शौकीन होना, दिलचस्पी होना। आई एम फोन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर डैश 2010। तो यहाँ पे सिंस आएगा, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ कि सिंस वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आपको टाइम दिया गया हो, और जो फॉर है वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आपको टाइम का ड्यूरेशन दिया हो। यानी सिंस किसी भी टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको बताया गया हो तब हमने सिंस लगाना होता है, और फॉर हम तब लगाते हैं जब भी टाइम का ड्यूरेशन हो। और इसके अलावा एक और टिप ये है कि आप फॉर हमेशा वहाँ पे लगाते हैं जब आपको जो टाइम है वो 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेके गिनती के अंदर फिगर के अंदर दिया गया होगा। मैं कहती हूँ 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 2 घंटे, 3 सेकंड, 5 दिन। तो ये जो है ना, जिसके साथ टाइम के साथ 1, 2, 3, 4 लिखा गया होगा वहाँ पे आपने फॉर लगाना है और बाकी सब के साथ आपने सिंस लगा देना है। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है इसको याद करने की। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, द बुक इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे आंसर ऑन आएगा, द बुक इज ऑन द टेबल।
यहाँ पे वैसे प्रेपोजिशन अंडर भी आ सकती है, द बुक इज़ अंडर द टेबल, यानी बुक जो है वो टेबल के नीचे है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल के ऊपर है। तो आपके ऑप्शंस के अंदर अगर ऑन आए तो आपने ऑन लगा देना है, अगर अंडर आए तो अंडर लगा देना है, दोनों प्रेपोजिशन ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है बी वेयर डैश पिक पॉकेट्स, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स आएगा, यानी जो पिक पॉकेट्स होते हैं उनसे बाखबर रहें। आगे जो हमारा पार्ट 2 है वो सिनोनिम्स आएंगे और इसमें एक वर्ड दिया होगा, उसका सिनोनिम आपने बताना होगा। सिनोनिम हम कहते हैं जो वर्ड उन्होंने दिया हुआ है उससे मिलते जुलते मीनिंग वाला जो वर्ड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ, इसका मतलब होता है शॉर्ट, यानी थोड़ा सा, शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ, शॉर्ट, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, इनको आपने याद करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है रेस्क्यू, रेस्क्यू आपने वैसे भी सुना होगा, रेस्क्यू टीम होती है, बचाने वाली टीम होती है, तो उसका जो सही सिनोनिम है वो है आपके पास सेव। इस तरीके से सिंपल सिंपल सिनोनिम आपसे पूछे जाएंगे, सिंपल सिंपल एंटोनिम पूछे जाएंगे। तो ये कुछ पास्ट पेपर वाले MCQs हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं अलर्ट, अलर्ट जो है इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो पहले आप खुद सोचें कि अलर्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है। अलर्ट का मतलब होता है ना चौकन्ना हो जाना, जल्दी से खबरदार हो जाना। तो इसका आंसर है वाचफुल, यानी अलर्ट, वाचफुल, ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आगे चौथा जो 14वां जो हमारा पास MCQs है वो है इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा ह्यूज, इसका भी मतलब होता है बहुत बड़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है फेक, फेक हम वैसे भी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी जो बात गलत हो, जो काम ठीक ना हो, ओरिजिनल ना हो। तो फेक का जो सिनोनिम है वो है फॉल्स, यानी गलत। आगे जो 16 वाला क्वेश्चन है वो है एनुअल, तो एनुअल का हमें पता है कि एक साल को हम बोलते हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका ठीक है, ईयरली। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है सीज, CEASE, सीज, ये वर्ड है, इसका मतलब होता है ख़त्म करना, रोकना, कहीं चीज़ पे रोक देना। तो इसका ए वाला ऑप्शन ठीक है, स्टॉप, यानी ख़त्म कर दिया, रोक दिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 18 है असिस्ट, ASSIST, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, किसी को उसकी काम में मदद करना। तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है, हेल्प, असिस्ट, हेल्प, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है प्रिक्साइज, PRECISE, प्रिक्साइज, इसका मतलब होता है एक्यूरेट, यानी ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत कॉमन है कि आपने किसी को कोई चीज़ बतानी है, आप कहते हैं बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखें, फिर आप वो उसको कहते हैं कि नहीं मुझे प्रिक्साइज बताओ, यानी टू द पॉइंट बात बताओ, जो बात है एक्चुअली में वो जल्दी से बता दो 1-2 लाइन में, तो वो होता है प्रिक्साइज, यानी एक्यूरेट नॉलेज। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है अकॉम्प्लिश, अकॉम्प्लिश का मतलब होता है अचीव, यानी किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना। मैं आपसे कहती हूँ आपकी क्या अकॉम्प्लिशमेंट है कि आप इस कोर्स को करने के बाद क्या करेंगे, यानी आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस कोर्स जिसके लिए आप ये स्क्रीनिंग टेस्ट दे रही हैं उसके बाद। तो वहाँ पे जब मैं अकॉम्प्लिश का वर्ड बोलूँगी उसका मतलब है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है हमारा, इसके अंदर एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, यानी वो वाले वर्ड जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पहला क्वेश्चन है 21 आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट वर्ड है नेचुरल। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब होता है फैला देना, यानी किसी भी चीज़ का एरिया है तो उसको फैला देना। फॉर एग्जांपल आपके पास पानी है, ग्लास के अंदर है, आपने उसको नीचे फेंक दिया तो वो एक्सपैंड हो गया, फैल गया। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिकुड़ जाना, किसी भी चीज़ का एरिया कम कर देना। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है एनिशियंट, ये होता है पुराने ज़माने का, यानी जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसका ऑपोजिट है मॉडर्न, एनिशियंट पुराना, मॉडर्न नया, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है इनोसेंट, ये आपने इस्तेमाल किया होगा बहुत सारे लोगों ने। इनोसेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन बहुत ही इनोसेंट है, यानी बहुत ही मासूम है, लेकिन जब हम इसका ऑपोजिट बनाएंगे तो हम कहेंगे गिल्टी, यानी वो पर्सन जो मासूम नहीं है, जो कसूरवार है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने देखना है 25, वो इस आगे वाले पेज पे है।
आपको 1 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है रफ। रफ का हमने अपोजिट बताना है, वो है स्मूथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है अराइवल, यानी पहुंचना, किसी भी टाइम पे आना, और इसका जो ऑपोजिट है वो है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है रवाना हो जाना, यानी पहुंचना होता है जाना। अराइवल का मतलब है कि आप किसी जगह पे आ चुके हैं, और डिपार्चर का मतलब होता है आप किसी जगह से जा चुके हैं। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है ब्राइट, यानी रोशन, और इसका जो ऑपोजिट है वह है डल, यानी ये ब्राइट और डल। डल का मतलब होता है जो चीज़ रोशन ना हो, जो चीज़ थोड़ी सी मध्यम हो, वो है डल। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका डार्क आप लोग कुछ कहेंगे, लेकिन वो इसका आंसर नहीं है। डार्क बिल्कुल अंधेरा होता है, हमने ब्राइट का ऑपोजिट बताना है। ब्राइट का मतलब होता है रोशन, और डल का मतलब होता है मध्यम, यानी जो रोशन ना हो। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 28 है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है फतह याब होना, और इसका जो ऑपोजिट है वो है डिफीट, यानी शिकस्त खा लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड। फ्रेंड का सबको पता है दोस्त, और इसका जो ऑपोजिट है वो है फो, FOE। इसका मतलब होता है दुश्मन, जो आपका दोस्त ना हो, दुश्मन हो। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग वाले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है यूनिटी, यानी इत्तेहाद, और इसका ऑपोजिट है डिवीजन, यानी तकसीम हो जाना। अब आपने ये एंटोनिम और सिनोनिम वाले कर लिए एमसीक्यूज, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ कि जब आप अपने पेपर में ये वाले एमसीक्यूज कर रहे हो ना, तो आपने ऊपर से हेडिंग ज़रूर पढ़ लेनी है कि पूछा क्या गया है, यानी सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है। हो ये ना हो कि सिनोनिम पूछा गया हो आप एंटोनिम लगाएं, एंटोनिम पूछा गया हो आप सिनोनिम लगाएं, तो वो आपके लिए मुश्किल होगी। क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने इसलिए जो हेडिंग होगी वो आपने पढ़ लेनी है कि पूछा क्या गया है, सिनोनिम है या एंटोनिम है। इसके बाद पार्ट 4 हम देखते हैं। पार्ट 4 के अंदर टेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, और ये बहुत ही इसके अंदर आपने सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं, और कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है द अर्थ डैश अराउंड द सन। तो यहाँ पे रिवॉल्व्स आएगा, क्योंकि अर्थ एक सिंगुलर चीज़ है, और सिंगुलर चीज़ के जो वर्ब होता है उसके साथ हम एस या ईएस का एडिशन करते हैं। तो आएगा हमारे पास द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो वो कहते हैं कि सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से अगर बारिश हो रही है तो हैज़ बीन आएगा इस यहाँ पे। और अगर हम टेंसेस के अकॉर्डिंग भी देखें तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये ऑप्शन ठीक आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है डैश शी डैश टू स्कूल एवरी डे, टू स्कूल यस्टरडे। तो गो आएगा, वेंट आएगा, गोज आएगा, गोन आएगा। तो चूंकि यस्टरडे है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट का जो टेंस होता है उसमें हमेशा पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो पास्ट फॉर्म जाने की क्या है, वेंट। शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यानी यहाँ पे गो की पास्ट फॉर्म आएगी, तो वो होती है वेंट। शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। और अगर यहाँ पे आ जाए शी डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी वो हर रोज़ स्कूल जाती है, तो आपने फिर लगाना है गोज। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। और अगर किसी पास्ट की बात हो रही हो तो फिर आपने पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, जो कि है वेंट। ये मेजर डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है दे डैश क्रिकेट नाउ। तो नाउ यानी अभी की बात हो रही है, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट का टेंस है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है, आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ये जो लास्ट में उन्होंने नाउ लगा दिया है ना, इससे हमें टेंस की पहचान हो गई है कि प्रेजेंट का टेंस आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है आई हैव डैश माई होमवर्क। तो यहाँ पे हैव या हैज़ आ जाए, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो वो सी वाले ऑप्शन में है डन। तो आई हैव डन माई होमवर्क, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी पहली फॉर्म डू है, दूसरी फॉर्म डिड है, तीसरी फॉर्म डन है। तो चूंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए हम सी वाला ऑप्शन लगाएंगे डन।
ये हमारे पास 35 MCQs हो गए हैं। इसके बाद आगे 36 वाला देखते हैं। 36 वाला क्या है, ये भी आपके टेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है शी नहीं स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। तो ये भी आपने सुना भी होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से चलता है तो वो रेस जीत जाता है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है डिड ही डैश ए लेटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा राइट। ये प्रेजेंट का टेंस है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट का जो वर्ब है वो राइट है। डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने खत लिखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश पास। तो यहाँ पे विल आएगा। ये आपके पास एक कंडीशनल सेंटेंस का फिक्रा है जिसके अंदर इफ़ यू वर्क हार्ड ये एक कंडीशन रखी गई है, फिर आगे विल आता है यू विल पास, यहाँ पे विल आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है डैश यू स्विम। तो यहाँ पे इसका आंसर है कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो। यहाँ पे कैन आएगा तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है वन ऑफ द बॉयज़ डैश मिसिंग। तो यहाँ पे इज आएगा, वन ऑफ द बॉयज़ इज मिसिंग, यानी लड़कों में से जो एक है वो मिसिंग है, वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये हमने 40 तक क्वेश्चन देखे टेंसेस और ग्रामर से रिलेटेड। अब हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है पार्ट 5, इसके अंदर स्पेलिंग आएंगे और सेंटेंस करेक्शन आएगा, यानी आपने कुछ के स्पेलिंग ठीक करके बताने होंगे और कुछ के आपने सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये लास्ट वाले 10 क्वेश्चंस हैं 41 to 50 तक। तो 41 वाला क्वेश्चन है कि ग्रामर के आपने ठीक स्पेलिंग बताने हैं। GRAMMAR ये इसके करेक्ट स्पेलिंग होते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है हमने वैक्यूम के स्पेलिंग करेक्ट बताने हैं। तो वैक्यूम के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं VACU 2 दफ़ा U फिर M। ये वैक्यूम के स्पेलिंग है। वैक्यूम हम बोलते हैं खला को, ये जहाँ पर कोई हवा वगैरह ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है हमने कमेटी के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। अब ये कमेटी वो नहीं है जो हम डालते हैं, तो ये कमेटी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं। तो उसके स्पेलिंग होते हैं COMMITTEE। तो ये इसके स्पेलिंग आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है हमने रिसीव के करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। तो वो होते हैं RECEIVE, ये आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है कॉलोनल के स्पेलिंग हमने बताने हैं। तो वो सही होते हैं COLONEL। ये 45 तक देख लिए। आगे जो 46 वाला क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वाला करेक्ट सेंटेंस है। तो ही इज़ सीनियर टू मी, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब भी हमने किसी के साथ कंपैरिजन करना होता है तो हम टू लगाते हैं, और ही इज़ सीनियर टू मी तो यहाँ पे देन वहाँ पे आता है जब हमने किसी की क्वालिटी का कंपैरिजन करना हो। तो ये क्वालिटी का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे टू आएगा। ही इज़ सीनियर टू मी, इसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। आगे हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए हैं इस वीडियो के, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 है विच सेंटेंस इज़ करेक्ट। तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर है। कुछ लोग इसको देन लगाएंगे, कुछ ओवर लगाएंगे, कुछ फ्राम लगाएंगे, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रेपोजिशन लगती है, जो करेक्ट ग्रामेटिकली सेंटेंस है, वो सी वाला ऑप्शन है आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ये आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है प्लूरल ऑफ शीप। शीप हम कहते हैं भेड़ को, तो इसका जो प्लूरल है वो शीप ही है, शीप्स नहीं है इसका प्लूरल। तो जब हम इसका बनाते हैं प्लूरल तो शीप ही ये वर्ड रहता है। ये सिंगुलर भी यही है, ये प्लूरल भी यही है, और इसके कोई भी ऐसे नहीं, ये इसका एडिशन नहीं करते। तो आप इसको माइंड में रखिएगा, पेपर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। यानी जो एक पर्सन है वो ना लिख सकता है ना वो रीड कर सकता है, तो वो क्या होता है।
है तो वो होता है इलिटरेट, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, इलिटरेट, ILLITERATE। तो 49 का बी वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट वाला क्वेश्चन, कि जो ऑप्टिमिस्टिक है इसका वर्ड बताएं, उसका ऑपोजिट बताएंगे, यानी ये एंटोनिम में से क्वेश्चन है। और जो ऑप्टिमिस्टिक है इसका वैसे जो ऑपोजिट है वो पेसिमिस्टिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर रीड आउट करके जाइएगा क्वेश्चन अपने टेस्ट से पहले। और नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप नेफ्टिक के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको देख लीजिएगा, आपके टेस्ट की प्रिपरेशन इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। और इस चैनल पर चूँकि आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहेगी, यानी जो जॉब न्यू आएगी उसकी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई जॉब का नोटिफिकेशन, हर नई एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।